हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एल्युमिनियम के हॉल एंड हेरोल्ड मेथड से ऑब्टेनिंग की बात किया था। हॉल एंड हेरोल्ड मेथड से कैसे एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसकी बात हम लोगों ने किया था, जिसमें कि हमने देखा था कि क्रायोलाइट फ्लोरिस्पार को एल्यूमिना के साथ मिलाया था और कुछ एक और चीज़ें थी जिनके बारे में डिस्कस किया था कि कोक क्यों स्प्रिंकल किया जाता है, इस तरह की चीज़ें। आज हॉल एंड हेरोल्ड मेथड से जब एल्युमिनियम मिल गया तो वो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसको प्योर बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा था कि एक यूज उसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, तो उसी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को आज हम देखने जा रहे हैं कि एल्युमिनियम के कॉन्टेक्स्ट में ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे होती है। रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम को हम हूप्स मेथड भी कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मेटल की रिफाइनिंग हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम एक जनरल वे में कह देते हैं कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि एक ऐसा कंटेनर लेते हैं जिसमें कि अंदर की जो लाइनिंग है, अंदर की जो कवर है, वो कार्बन का बना होता है और इस वेसल को ही आप एनोड बना देते हैं और ग्रेफाइट की रॉड्स यहाँ पर लगाकर इसको कैथोड की तरह से आप बिहेव कराते हैं। अब आप जब इम्प्योर मेटल को, मॉल्टेन मेटल को इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालेंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा और यहाँ पर जब आपने करंट पास करना शुरू किया इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप में, सेल में, तो यहाँ पर एल्युमिनियम, प्योर एल्युमिनियम ऊपर की लेयर में आकर इकट्ठा होने लगता है, टॉप लेयर में। और यहाँ पर साथ में बहुत सारे मेटल्स के फ्लोराइड भी हैं, जैसे सोडियम का फ्लोराइड है, बेरियम का फ्लोराइड है और एल्युमिनियम का फ्लोराइड है। तो ये फ्लोराइड आपको मिडिल लेयर में मिलते हैं और ये इंप्योरिटीज अलग हो जाती हैं और यहाँ पर चूंकि मॉल्टेन एल्युमिनियम मेटल जो कि इंप्योर था वो यहाँ पर है, तो ये नीचे की ओर रहता है। ऊपर की लेयर की तरफ से आप यहाँ पर इंप्योरिटीज को हटा सकते हैं और इस तरह से आपको प्योर मेटल इस लेयर में से, टॉप लेयर में से मिलने लगता है। याद रखने वाली बात यह है कि जो मिडिल लेयर है उसमें मॉल्टेन फ्लोराइड्स ऑफ सोडियम, बेरियम एंड एल्युमिनियम होते हैं और जो बॉटम लेयर है उसमें मॉल्टेन इंप्योर एल्युमिनियम रहता है। अब यहाँ पर सेल में रिएक्शन क्या हो रहे हैं आप देख लें। ग्रेफाइट चूंकि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये किसी तरह का खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, तो एनोड पर एल्युमिनियम मेटल जो यहाँ पर एटम्स हैं वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और एल्युमिनियम का ट्राइवेलेंट आयन बना लेंगे। कैथोड पर यही आयंस माइग्रेट होंगे, यहाँ जो आयंस बने हैं वो ऊपर की ओर कैथोड की ओर जाने शुरू होंगे और यहाँ पर कैथोड पर आकर 3 इलेक्ट्रॉन्स को वापस से गेन करेंगे और फिर से एल्युमिनियम का मेटल एटम बना लेंगे और यही मेटल एटम आपको, प्योर मेटल एटम्स आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो एल्युमिनियम हमें ऑब्टेन होती है वो ऑलमोस्ट 99% तक प्योर होती है, उसमें लगभग सारी इंप्योरिटीज खत्म हो जाती हैं और वो एक अच्छी मेटल हमें मिल जाती है। एल्युमिनियम के यूजेस बहुत सारे हैं। एल्युमिनियम एक अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, वायरिंग्स में जो तार बनाए जाते हैं बिजली के उसमें इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये मेटल मजबूत भी है और हल्का भी है तो इसलिए इसका एक एलॉय बनाते हैं, ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन का यूज एयरक्राफ्ट की बॉडीज बनाने में होता है, जहां पर मजबूती भी चाहिए और साथ में हल्कापन भी चाहिए। इसके साथ साथ एल्युमिनियम के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, जैसे आप लोग चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट के जो फॉइल्स होते हैं, जिस चीज़ में चॉकलेट लिपटी रहती है, कवर रहता है उसका, उसमें एल्युमिनियम की फॉइल यूज होती है। खाना बनाने को, खाना जो पैक करने वाला जो फॉइल है उसमें एल्युमिनियम का यूज होता है। तो इस तरह से एल्युमिनियम के बहुत सारे इस्तेमाल आप देख सकते हैं और आपके कोर्स ऑफ स्टडी में थोड़े बहुत इस्तेमाल कभी कभी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपने हूप्स मेथड से इस तरह से एल्युमिनियम को, प्योर एल्युमिनियम को ऑब्टेन कर लिया और ये मेटलर्जी एल्युमिनियम की यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है।
बच्चा जो अगला इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। इसको थर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं। ये उन जगहों पे इस्तेमाल होता है जहाँ पर जैसे रेल है या कोई ब्रिज है, उसमें आयरन का स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ क्रैक आ गया हो। तो इसके लिए हम करते क्या है कि एक क्ले का, एक मिट्टी का बर्तन ले लेते हैं, उसमें मैग्नीशियम रिबन लगा देते हैं क्योंकि मैग्नीशियम बहुत तेजी से जलता है, और साथ में एक इसमें इग्निशन मिक्सचर भर देते हैं जिसमें कि मैग्नीशियम और पोटेशियम क्लोरेट होते हैं। क्योंकि ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा तेजी से जलती हैं और बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इस मिक्सचर को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। साथ में इस मिक्सचर में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम भी रख दिया गया है, भर दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप देखिए एक रिएक्शन है इस पूरे वेल्डिंग का। जैसे ही हम यहाँ पर मैग्नीशियम के रिबन को इग्नाइट करेंगे, इसमें आग लगाएंगे, तो यहाँ पर बहुत तेजी से कंबशन का प्रोसेस होगा क्योंकि पूरा मिक्सचर ही कंबस्टाइल है, बहुत ज्यादा जलने वाला है। तो ये पूरा मिक्सचर एकदम से बहुत तेज हीट के साथ जलेगा। अब यहाँ पर चूंकि आयरन ऑक्साइड है और इसमें एल्यूमिनियम भी हमने रखा हुआ है, तो एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड का ऑक्सीजन ले जाता है अपने साथ और आयरन को फ्री कर देता है। तो वही चीज आप देख रहे होंगे, Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल्स टू 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। तो देखिए एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले गया, तो एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन इसने आयरन को रिड्यूस कर दिया। तो इसलिए इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर एल्यूमिनियम का रोल एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है। आयरन फ्री हो जाता है जो कि क्ले पॉट में या जो मिट्टी का बर्तन है उसमें नीचे के होल से धीरे धीरे नीचे आने लगता है, और यहाँ पर जो हमारा टूटा हुआ स्ट्रक्चर है या टूटी हुई रेल है कोई, उसमें आकर इकट्ठा हो जाता है। ये सूख जाने पर हम इसकी पॉलिशिंग कर देते हैं, पॉलिशिंग करके इस सरफेस को स्मूथ बना देते हैं, और इस तरह से हमारी थर्माइट वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं कि इस रिएक्शन में या थर्माइट वेल्डिंग के प्रोसेस में एल्यूमिनियम का क्या रोल है। तो एल्यूमिनियम का रोल यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है, जिसका काम है आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देना, उसकी ऑक्सीजन को निकाल देना और आयरन को फ्री कर देना। इस तरीके से एल्यूमिनियम का ये इस्तेमाल बहुत यूनिक है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए तो वीडियो के इस हिस्से को आप बार बार 1, 2 बार, 3 बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अपना एक टॉपिक बचता है एलॉयस का, तो एलॉयस को समझ लेते हैं कि क्या है, और फिर ये चैप्टर को हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। बच्चों जो अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एलॉय। सो अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स विद सर्टेन नॉन मेटल्स। एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स हों और साथ में कुछ एक स्पेसिफिक नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट हो, लाइक कार्बन वगैरह, तो वो भी प्रेजेंट हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं कि एलॉय है। एलॉय की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने पेरेंट मेटल से, जिन मेटल्स से उनको बनाया गया है, उनसे कहीं ज्यादा अच्छी होती हैं, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल अलग अलग यूजेस में करते हैं। जैसा पहला एलॉय है ड्यूराल्यूमिन, तो ड्यूराल्यूमिन में आप देखिए एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज का एलॉय है, जिसमें एल्यूमिनियम 95% है, कॉपर 4% है, मैग्नीशियम 0.5% है और मैंगनीज 0.5% है। तो ये एलॉय चूंकि बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है और बड़ा मजबूत होता है, इसलिए एयरक्राफ्ट की बॉडीज बनाने में मेनली ये एलॉय इस्तेमाल होता है। स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का एलॉय है, जिसमें आयरन 73% है, क्रोमियम 18% है, निकेल 8% है और कार्बन 1% है। कार्बन की वजह से स्टेनलेस स्टील में ये मजबूती आ जाती है, आयरन से ज़्यादा बढ़िया हो जाता है ये, और इसमें रस्टिंग वगैरह नहीं की प्रॉब्लम नहीं आती।
तो स्टेनलेस स्टील अपनी मजबूती की वजह से रेल्स में, रेलिंग्स में, गार्डर्स में, दूसरे और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल किया जाता है। साथ में घरों में कुकिंग यूटेंसिल जो कि पानी के कांटेक्ट में अक्सर आते रहते हैं, तो वहां पर भी स्टेनलेस स्टील के ही बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं हम। अगला जो एलॉय है ब्रास, पीतल। तो इसमें कॉपर होती है और जिंक होती है। कॉपर 60 से 70% हो सकती है और जिंक 40 से 30% हो सकती है। मतलब है कहने का कि अगर कॉपर 60% हमने लिया है तो जिंक 40% लेना है, और अगर कॉपर 70% लिया है तो जिंक को 30% लेना है। यानी कॉपर हमेशा ज्यादा रहेगी, जिंक हमेशा कम रहेगी कॉपर से। तो ब्रास का चूंकि इस्तेमाल बहुत अच्छी मेटल थी, पुराने समय में आपने देखा होगा जितने भी पुराने बर्तन होते थे तो वो कॉपर ब्रास के बनते थे, पीतल के बनते थे। साथ में जो बुलेट के शेल्स होते हैं, गोलियों के जो शेल्स होते हैं, वो भी पीतल के ही बनाए जाते थे। अगला जो एलॉय है वो है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज आपने सुना होगा, मेडल्स वगैरह जो होते हैं वो ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं। तो ब्रॉन्ज में कॉपर, टिन और जिंक का मिक्सचर होता है। ये कॉपर 80% होती है, टिन 18% होता है और जिंक 2% होता है। सोल्डर, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम देखते हैं कि सर्किट में छोटे छोटे पैचेस लगाए गए हैं या छोटे छोटे टाँके लगाए गए हैं, तो वो सोल्डर मेटल की मदद से लगाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ज्वाइन करने में इसका बहुत बड़ा एक काम है। ये लेड और टिन का एलॉय है। लेड 50% और टिन भी 50% होता है। तो ये मेटल का मेल्टिंग पॉइंट चूंकि रिलेटिवली कम होता है, इसलिए थोड़ा सा भी हीट कर देने पर ये मेटल मेल्ट हो जाता है और जिस जगह पे हमें ज्वाइंट लगाना है या जिस जगह पे हमें जोड़ लगाना है वहां पर जाकर ये ड्रॉप के रूप में इकट्ठा हो जाता है और सूख जाता है। तो इस तरह से हमारी वेल्डिंग या इस तरह से हमारा कह लीजिए सोल्डरिंग का काम कंप्लीट हो जाता है और हमारे सर्किट को बनाने में ये हेल्प करता है। तो इस तरह से आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं और एलॉय की डेफिनेशन देखी, और इस चैप्टर में इतना था। तो हम लोगों ने एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पढ़ ली, आयरन की ब्लास्ट फर्नेस और उसकी बारे में जान लिया, मेटलर्जी के बारे में जान लिया, अलग अलग तरीके की कंसंट्रेशन मेथड और दूसरे प्रोसेसेस मेटलर्जी में पढ़ लिए। तो इस तरीके से हमारा ये मेटलर्जी का चैप्टर यहाँ पर आकर कंक्लूड होता है।